हेलो दोस्तों, मैं पार्ट 3 वीडियो लेके आ चुकी हूँ मेरे चैनल पे। आप ज़रूर देखिए वीडियो को और कैसा लगे ये भी बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। ये चार्ट मैंने मेरे लास्ट और 2 वीडियो में भी दिखाया था, तो इसमें हम इस बार कवर करेंगे वायरसेस को। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे रिसर्च हुए थे ये वायरस के ऊपर। तो ये स्टार्ट हुआ था 1892 से, जब इवानोस्की ने भी टीएमबी वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। धीरे धीरे जितना टाइम जाता गया और भी इसके ऊपर रिसर्चेस हुए और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वायरस के बारे में पता चला। जैसे कि ये वायरस जो है वो एगारोस जेल में रन कर सकते हैं इसको, या तो फिर इसको प्रिसिपिटेट भी कर सकते हैं अल्कोहल में भी। और इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स वायरस का जो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर जो है, ये किससे बना होता है, इसका केमिकल नेचर है प्रोटीन्स। और ऑब्वियसली प्रोटीन्स इसका ज़्यादातर पार्ट है, लेकिन अंदर जो है एक प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर होता है एक न्यूक्लिक एसिड, वो डीएनए भी हो सकता है या तो फिर आरएनए भी। 1915 में भी रिसर्च हुआ था जो टूअर्ट और फेलिक्स डी हेरल ने भी दिखाया था कि वो, लेकिन उनका जो टॉपिक था मतलब वायरस, वो स्पेशली था बैक्टीरियोफाज के ऊपर। तो ये बैक्टीरियोफाज वायरस है जो कि एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, किल करता है। तो वो बैक्टीरियोफाज के लिए इंफॉर्मेशन रिसर्च के बाद उन्होंने कंक्लूड किया। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं वायरस के लिए। जैसे कि लैटिन में वायरस को टर्म किया जाता है एज ए पॉइजन। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि ये वायरस को लिविंग सेल से अलग करते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये सेल से वायरस कैसे अलग है। सो दे आर एसेलुलर एंड हैव ए सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। दे possess either DNA or RNA in the same structure. They cannot replicate independently of host cells. They can exist extracellularly as a variant with few enzymes if present, and intracellularly when they hijack the host biochemical machinery to produce copies of variant. That means ये वायरस जो है इसका दोनों फेज होता है। एक फेज है एक्स्ट्रासेलुलर और दूसरा जो है वो है इंट्रासेलुलर। और ये दोनों स्टेट में ये अलग अलग फीचर्स शो करते हैं, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वायरस जो है वो एक मिडिल फेज में होता है लिविंग एंड डेथ के। अब देख लेंगे वायरस स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। तो वेरिएंट्स जो है दैट मीन्स वायरसेस, इनका एक स्ट्रक्चर जो है वो 15 to 400 नैनोमीटर, इतना ही इनका डायमीटर ये रेंज में ये मिलते हैं। और इनके बहुत सारे मॉर्फोलॉजीज हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो दे बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ शेल कॉल्ड कैप्सिड विच मे बी आइकोसाहेड्रल और हेलिकल इन शेप। जैसे कि ये बताया था कि इनका मॉर्फोलॉजीज 1 to 5 है। तो ये आइकोसाहेड्रल और ये हेलिकल, ये शेप भी ये मॉर्फोलॉजी में ही आता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका एक शेल है, आउटर शेल, जिसका नाम है कैप्सिड। और ये कैप्सिड का ही स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, या तो फिर आइकोसाहेड्रल या तो फिर हेलिकल या तो फिर और बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स। द कैप्सिड इज एन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट टर्म्ड प्रोटोमर्स और कैप्सोमर्स। एनक्लोज्ड विद इन the capsid is the genetic material which is either RNA or DNA or may be single stranded or double stranded. That means ये जो outer shell है, ये इसका सबयूनिट जो है, इस सबयूनिट का नाम है कैप्सोमर या तो फिर प्रोटोमर। और ये शेल के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, या तो फिर DNA होता है या तो फिर RNA। और ये DNA RNA कभी सिंगल स्ट्रैंड में भी प्रेजेंट हो सकता है या तो फिर डबल स्ट्रैंड में भी हो सकता है। If single-stranded RNA, this may be capable of acting as a mRNA, so it is called positive sense, or will have to be made into complementary copy to do so, termed as negative sense. अगर positive sense का RNA वो कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली एज ए mRNA काम करता है जब
ये वायरस अपना रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करते हैं ऑब्वियसली होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद। अगर नेगेटिव सेंस का आरएनए प्रेजेंट होता है तब इसको एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दैट मीन्स माइनस स्ट्रैंड से इसको प्लस स्ट्रैंड बनाना होता है जो कि एज ए एमआरएनए फर्दर एक्ट करता है। Some genomes are also segmented such as rotaviruses or double copies of RNA are present in retroviruses. That means ये RNA जो है वो अगर पार्ट पे प्रेजेंट हो, दैट मीन्स सेगमेंटेड हो, तो ये भी हो सकता है एज ए जीनोम, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा हो सकता है न्यूक्लिक एसिड का, लेकिन कभी इसका मतलब एक कॉपी नहीं उससे ज़्यादा भी होता है, दैट मीन्स 2 कॉपीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि रेट्रोवायरस देखें, HIV वायरस देखें, उसमें दोनों कॉपीज होते हैं आरएनए का। The capsid may be surrounded by an outer membrane called envelope. कुछ वायरसेस में ऐसा हो सकता है कि वो कैप्सिड जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो है उसके बाहर भी और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एनवेलप। वो कुछ वायरसेस में भी प्रेजेंट होते हैं। ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे मॉर्फोलॉजीज जो मैंने कहा था पहले स्लाइड में कि ये नेकेड आइकोसाहेड्रल हो सकता है, नेकेड हेलिकल हो सकता है, एनवेलप्ड हो सकता है। दैट मीन्स अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो इसको हम लोग नेकेड नहीं कहेंगे। अगर एनवेलप नहीं है, ओनली कैप्सिड प्रेजेंट है और न्यूक्लिक एसिड है, तो इसको हम लोग नेकेड आइकोसाहेड्रल या तो फिर नेकेड हेलिकल ये सारा कह सकते हैं। अगर एनवेलप्ड है तो हम लोग एनवेलप्ड कहेंगे, एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल। फिर और एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्ट्रक्चर लाइक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें न्यूक्लिक कैप्सिड है, प्रोटोमास है, कैप्सोमास भी इनमें दिखाया गया है और एनवेलप भी है और स्पाइक प्रोटीन दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सारा भी प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस में देख सकते हैं। अब देख लेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। ये डिटेल में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। The taxonomic system used for viruses is artificial. That means it does not reflect virus evolution. अगर हम लोग बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखें या तो फिर और दूसरा टाइप का अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखें, उसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं होता है। उसमें जो है इसमें और भी बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन जैसे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, फिर फेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये सारा देख सकते हैं। इसमें कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया है। इसमें सिर्फ एक आर्टिफिशियल जो आउटर मॉर्फोलॉजी है उसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देख लेते हैं कैसे ये वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। तो जीनोम, कौन सा टाइप का जीनोम प्रेजेंट है, डीएनए है, आरएनए है, इसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन होता है। फिर अगर आरएनए वायरस है, दैट मीन्स अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है, उसमें भी देख लेते हैं कि हाँ माइनस स्ट्रैंड प्रेजेंट है क्या पॉजिटिव स्ट्रैंड प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी एक क्लासिफिकेशन होता है। फिर कैप्सिड का स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर सिमेट्री, उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि क्यूबिक, हेलिकल, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ये सारा। देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप, diameter of virion or of the nucleocapsid with helical symmetry. That means अब diameter से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब देख लेंगे रेप्लिकेशन कैसे करते हैं वायरल। All viruses make copies of themselves in intracellular phase. जैसे कि मैंने कहा था वायरस का दोनों फेज होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रासेलुलर। तो ऑलवेज ये अपना रेप्लिकेशन, अपना नंबर जो है रिप्रोडक्शन इंक्रीज करता है तब ये इंटरसेलुलर फेज में होता है। दैट मीन्स ये एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तभी इनका रेप्लिकेशन होता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन वायरसेस इज देयर स्ट्रेटजी फॉर जीनोम रेप्लिकेशन। तो इनका जो रेप्लिकेशन है बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये होस्ट सेल को मतलब होस्ट सेल को जाते हैं उसका मशीनरी यूज करता है, उसको ही इफेक्ट करता है। All viruses have to generate messenger RNA to produce protein and nucleic acid copies. That means सेम इसको भी mRNA जो है इसको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बाद ही तो ट्रांसलेशन होगा। तो वायरल प्रोटीन्स ये सारा भी फॉर्म करना है। तो ये सारा
जो फंक्शंस है, ये सारा प्रोसीजर जो है, ये सारा प्रोसेसेस सिर्फ होस्ट सेल के अंदर एज ए इंटरसेलुलर फेज में ये हो सकता है. द एंड रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन मे बी लाइसिस ऑफ द सेल इफ इट इज लाइटिक साइकिल. दैट मीन्स अब हम लोग देख लेंगे कि वायरस का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है, इसमें रेप्लिकेशन साइकिल दोनों टाइप का हो सकता है. एक है लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनी साइकिल. तो अगर लाइटिक साइकिल है तो ऑलवेज वायरस जो है होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, उसमें रेप्लिकेशन करता है, उसके बाद ये सेल को लाइस करता है और सेल होस्ट सेल जो है उसका डेथ हो जाता है. लेकिन जो वायरसेस है इसका पार्टिकल्स इन नंबर इंक्रीज हो जाता है और नेक्स्ट ये जाके वो जो अफेक्टेड सेल है वो तो किल हो गया, लेकिन जो नेचुरल मतलब जो हेल्दी सेल है उसको इफेक्ट करता है. Next is lysogeny, where the host cell is not destroyed but continues to support the viral replication, or latency, where there is little or no viral replication. In the latter stages, viral genome may be integrated into the host cell. ये थोड़ा सा डिफरेंट और एक साइकिल है, दैट इज नोन एज लाइसोजेनी साइकिल. तो लाइसोजेनी साइकिल में क्या होता है, वायरल जो न्यूक्लिक एसिड है वो अंदर जाता है और होस्ट सेल का जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, उसमें वो इंटीग्रेट हो जाता है और होस्ट सेल को ये लाइसिस नहीं करता है. जैसे कि क्रोमोसोम, जो होस्ट सेल का क्रोमोसोम वो भी रेप्लिकेट होता है, उसमें इंटीग्रेट होकर वायरल जो जीनोम है वो भी रेप्लिकेट होता है. द स्टेप्स इन वायरल रिप्लिकेशन आर एज फॉलोज. तो हम लोग स्टेप्स देख लेंगे कैसे ये वायरल रिप्लिकेशन होता है. फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज पेनिट्रेशन, थर्ड इज प्रोलिफरेशन, फोर्थ इज असेंबली एंड द लास्ट वन इज रिलीज. ये पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं. फर्स्ट वेरिएंट पार्टिकल देखिए क्या है. फर्स्ट हो रहा है एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग. इसमें क्या होता है, वायरस जो है, वेरिएंट पार्टिकल जो है वो होस्ट सेल के बाहर जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर धीरे धीरे अपना जीनोम जो है वो अनकोट हो जाता है, वो धीरे धीरे वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो होस्ट सेल के अंदर डाल देता है. तो इसका जो प्रोटीन शेल है, दैट मीन्स वो कैप्सिड जो है वो बाहर रह जाता है. जब ये बाहर हो जाता है, ये प्रोसेस का नाम है अनकोटिंग. जब न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर वो एंट्री ले लिया है, तो उसके बाद इसका टारगेट क्या हो जाएगा, ये एमआरएनए करेगा, इसका प्रोटीन करेगा. दैट मीन्स ये देखिए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, मैचुरेशन, ये सारा फेजेस ये वो करता है. लेकिन ये सारा फेजेस हम लोग देख लेंगे. इतना जब ये हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ये फेज है इंटरसेलुलर फेज. इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है ये जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटीन हो रहा है, कैप्सिड हो रहा है, और लास्ट में ये होस्ट सेल का वो लाइसिस कर देता है और वेरिएंस जो है वो रिलीज हो जाता है. तो इससे क्या होता है, वायरस पार्टिकल अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करता है और जाके जो अनअफेक्टेड सेल्स हैं, होस्ट सेल्स, उसको फिर से वो सेम प्रोसीजर रिपीट करता है. वो अनअफेक्टेड सेल को फिर से वो अफेक्ट करता है, फिर उसमें पेनिट्रेट होता है, अनकोटिंग होता है, फिर उसका फिर रेप्लिकेशन होता है. ऐसे ये साइकिल धीरे धीरे चलता रहता है. ये सारा होता है लाइटिक साइकिल में. अब हम लोग देख लेंगे होस्ट सेल रिएक्शंस. दैट मीन्स जब भी कोई वायरस होस्ट सेल को अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तब उसके बाद कुछ ना कुछ तो इफेक्ट ऑब्वियसली होगा. क्योंकि देखिए अगर सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, सेल डेथ हो रहा है, तो बहुत सारा जो उसका जो मतलब रिएक्शन भी होगा. पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन फॉर द होस्ट सेल. अब देख लेंगे क्या क्या इन्फेक्शन होता है, पॉसिबल कंसिक्वेंसेस क्या होता है. फर्स्ट इज फर्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज नेक्रोसिस और साइटोसाइडल इन्फेक्शन. दैट मीन्स वायरल रिप्लिकेशन रिजल्ट डायरेक्टली इन सेल डिस्ट्रक्शन. दैट इज ऑल्सो नोन एज साइटोपैथिक इफेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, दैट इज साइटोपैथिक इफेक्ट. तो इसमें क्या होता है, वायरल रेप्लिकेशन जब होस्ट सेल के अंदर होता है तो ये डायरेक्टली सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो ये नेक्रोसिस भी इसका नाम है, इसका नाम और एक साइटोपैथिक इफेक्ट भी कहते हैं, और या तो फिर साइटोसाइडल इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज एपोप्टोसिस. ठीक है, जब एपोप्टोसिस, इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस डायरेक्टली ये वायरस जो है ये होस्ट सेल को किल करता है.
एपोप्टोसिस क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अपना एक डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट होता है। जब भी कोई होस्ट सेल में ये वायरस जो है, मतलब ये फॉरेन जो पैथोजन है ये इन्फेक्ट कर रहा है, इसको सेल जो है अपने कब्जे में ले रहा है और अपना जो रेप्लिकेशन मतलब अपना बेनिफिट कर, तब क्या होता है, ये एपोप्टोसिस ये एक ट्रिगर हो जाता है। मतलब ये अपने आप से सेल डेथ सुइसाइड फेज स्टार्ट हो जाता है एज अ डिफेंस सिस्टम। क्या चलो ये अगर एक सेल या 2-3 सेल्स जितने भी हैं इनको इन्फेक्ट किया है, ये कुछ सेल्स को बॉडी किल करता है, अपना सुइसाइड मैकेनिज्म स्टार्ट करता है कि हाँ चलो इसको थोड़ा सा पॉज कर दे, इसको वायरस इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए ये भी होता है। नेक्स्ट इज नॉन साइटोसाइडल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें डायरेक्टली सेल जो है होस्ट सेल इसको वायरसेस डिस्ट्रॉय नहीं करता है, लेकिन ये इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शंस है उसको ये स्टॉप कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लैटेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में फर्स्ट में ही जाके वायरस पार्टिकल जो है वो इंटीग्रेट होता है, लेकिन वो लाइसिस नहीं करता है, ये है लैटेंट इन्फेक्शन। एंड द लास्ट वन इज ट्यूमर ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ वायरसेस है जो स्पेसिफिकली ट्यूमर फॉर्म करते हैं ह्यूमन बॉडी में, या तो फिर वो ही ट्यूमर बाद में जाके कैंसरस हो जाता है और कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं वो होस्ट सेल को, जब भी ये वायरसेस अपना रेप्लिकेशन करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो तभी होता है जब भी कोई एक अनअफेक्टेड हेल्दी सेल में वायरस अफेक्ट करता है। ये सारा रेफरेंसेस मैंने अपने वीडियो में यूज़ किया है। अगर आप लोगों को और भी डिटेल चाहिए तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, मेरे इन्फॉर्मेशन, आप लोग ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।